नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी पीओ पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। फोकस होगा एनपीए और लोन रिलेटेड क्वेश्चन, जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे एनपीए को आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रिवेंट करें और कैसे सस्टेनेबल लोन रिकवरी फ्रेम करें, ताकि आप पैनल के सामने कॉन्फिडेंट दिख सकें। इसके अलावा दोस्तों, एज एन अपकमिंग बैंकर आपको गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम अच्छी तरह से पता होने चाहिए। मैंने स्कीम का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएगा। इसमें आपको पीएम किसान, केसीसी, मुद्रा, इसके अलावा और भी रिसेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म की डिटेल स्कीम आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो है मनरेगा को रिप्लेस किया है विकसित भारत जी राम जी स्कीम ने, इसको भी मैंने कवर किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको पता है कि आरआरबी सबसे ज़्यादा मनरेगा वेजेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपको इस स्कीम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स डू यू चेक बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन टू अ कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लोन सैंक्शन करने से पहले मैं एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन प्रोसेस फॉलो करूंगा। सबसे पहला फैक्टर है सर क्रेडिट वर्दीनेस। मैं बोरोवर का सिबिल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करूंगा। जनरली 750 से ऊपर का स्कोर गुड रीपेमेंट बिहेवियर इंडिकेट करता है। सेकंड फैक्टर है सर इनकम स्टेबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी। सर, मैं ये वेरीफाई करूंगा बोरोवर के पास रेगुलर सैलरी है या कंसिस्टेंट बिजनेस इनकम। साथ ही मैं ये इंश्योर करूंगा कि बोरोवर की मंथली ईएमआई ऑब्लिगेशन 40 टू 50% से ज़्यादा ना हो उनकी मंथली इनकम का, ताकि रीपेमेंट प्रेशर ना बने। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर लोन टू वैल्यू रेशियो। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस होम लोन के केस में 30 लाख तक के लोन पर मैक्सिमम एलटीवी 90% है। 30 टू 75 लाख के बीच में 80% एलटीवी है। 75 से ऊपर लोन के लिए 75% एलटीवी का कैप होता है। सर, ये नॉर्म्स बैंक और बोरोवर दोनों को ओवर लेवरेजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। सर, फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं चेक करूंगा आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम डॉक्यूमेंट और अगर सिक्योर्ड लोन है तो प्रॉपर्टी पेपर और लीगल क्लियरेंस। सर, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आरबीआई डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन के अंडर मैं बोरोवर को की फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट, चार्जेस और फीस क्लियरली मेंशन होंगे। सर, इसके अलावा मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करूंगा। मैं ये चेक करूंगा कि कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, लीगल डिस्प्यूट या हिडन ऑब्लिगेशन तो नहीं है। सर, इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डिफ़ॉल्ट रिस्क को मिनिमाइज करता है और साथ ही रेस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल लैंडिंग इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी व्हाट द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ एन अकाउंट टर्निंग इनटू एनपीए। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एनपीए प्रिवेंट किया जा सके। सर, आरबीआई ने की गाइडलाइन नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग बैंक स्पेशल मेंशन अकाउंट फ्रेमवर्क का यूज़ करता है। सर, एसएमए जीरो का मतलब होता है पेमेंट 1 से 30 डेज ओवरड्यू। एसएमए 1 इंडिकेट करता है पेमेंट 31 से 60 डे ओवरड्यू। एसएमए 2 इंडिकेट करता है 61 से 90 डे ओवरड्यू। जैसे ही ओवरड्यू 90 डे क्रॉस करता है, अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो जाता है। सर, इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन के अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल अर्ली वार्निंग साइन होते हैं, जैसे सर इरेगुलर रीपेमेंट बिहेवियर, बार बार रीस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटोरिएट होना। अगर बोरोवर के कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहे हैं या स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पर सबमिट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल होते हैं। सर, सैंक्शन लिमिट को रिपीटेडली एक्सीड करना या फंड डाइवर्जन जैसे केस में अकाउंट स्ट्रेस को क्लियरली इंडिकेट करता है। इसके अलावा सर, वर्किंग कैपिटल अकाउंट में इनएडिक्वेट ड्राइंग पावर या अकाउंट का कंटिन्यूसली आउट ऑफ ऑर्डर रहना मेजर रेड फ्लैग माना जाता है। सर, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड, नेगेटिव इंडस्ट्री ट्रेंड और फ्रिक्वेंट मैनेजमेंट चेंज। सर, ओवरऑल एनपीए को अवॉइड करने के लिए की स्ट्रेटजी है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, रेगुलर फाइनेंशियल एनालिसिस और बोरोवर के साथ क्लोज कम्युनिकेशन मेंटेन करना। सर, इसी अप्रोच से बैंक टाइम पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और अकाउंट को एनपीए बनने से पहले ही रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू हैंडल एन अकाउंट दैट इज बिकम एनपीए। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन, जब किसी अकाउंट का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, तो वो एनपीए क्लासीफाई हो जाता है।
सर मेरा अप्रोच हमेशा प्रिवेंशन और रिकवरी पर फोकस्ड रहेगा। सबसे पहला स्टेप होता है सर क्लोज मॉनिटरिंग। मैं स्पेशल मेंशन अकाउंट को क्लियरली ट्रैक करूँगा। एसएमए 0 सर मतलब लोन 30 डेज से ओवरड्यू है। एसएमए 1 31 से 60 डे ओवरड्यू है। एसएमए 2 61 से 90 डे ओवरड्यू है। जैसे ही कोई अकाउंट एसएमए स्टेज में एंटर करता है, मैं इमीडिएटली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करूँगा ताकि उनकी रीपेमेंट डिफ़िकल्टी समझ सकूँ। सेकंड स्टेप होता है सर रूट कॉज़ एनालिसिस। मैं ये आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि इश्यू टेम्परेरी कैश फ्लो प्रॉब्लम है या सीरियस बिज़नेस चैलेंज। सो थर्ड स्टेप है करेक्टिव एक्शन। अगर कस्टमर जेन्युइन विलिंगनेस टू रीपे दिखाता है, तो मैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन एक्सप्लोर करूँगा आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है सर कंप्लाइंस और डॉक्यूमेंटेशन। मैं इंश्योर करूँगा सारी प्रोसेस आरबीआई के इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फॉलो हो। अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तो रिकवरी और लीगल टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, लेकिन कस्टमर के साथ रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल अप्रोच मेंटेन की जाती है, क्योंकि एंड गोल सिर्फ अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करना नहीं बल्कि एनपीए रिकवरी और अकाउंट रिवाइवल होता है। सर इसी बैलेंस्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच से बैंक एनपीए को कंट्रोल कर पाते हैं और असेट क्वालिटी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप विल यू टेक फॉर लोन रिकवरी इफ यू आर असाइन टू हैंडल एनपीए अकाउंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर लोन रिकवरी के लिए मैं हमेशा बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करूंगा, जिसमें बैंक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और बोरोवर की डिग्निटी भी मेंटेन रहे। सर आरबीआई 2025 गाइडलाइंस के बेसिस पर मैं रिकवरी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूंगा। पहला स्टेप होता है सर नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। मैं बोरोवर को रिटन नोटिस इशू करूंगा जिसमें 60 डेज का रेस्पॉन्स पीरियड दिया जाता है। ये स्टेप किसी भी रिकवरी एक्शन से पहले मैंडेटरी होता है। सेकंड स्टेप है सर कम्युनिकेशन और रिजोल्यूशन। काफ़ी केसेस में डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से होता है, इसलिए सर मैं बोरोवर से बात करके रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, जैसे ईएमआई रिडक्शन, रीपेमेंट शेड्यूलिंग या वन टाइम सेटलमेंट, ताकि बैंक और बोरोवर दोनों को बेनिफिट मिले। थर्ड स्टेप होता है रिकवरी एजेंट का कंट्रोल यूज़। अगर रिकवरी एजेंट इन्वॉल्व करने पड़ते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली इंश्योर करूंगा कि आरबीआई गाइडलाइन का फुल कंप्लाइंस हो। एजेंट सिर्फ 8 AM से 7 PM के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और अब्यूजिव लैंग्वेज, थ्रेट या हैरेसमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं होती। सर फैमिली मेंबर को बोरोवर की परमिशन के बिना कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टेप है लीगल रिकवरी। सिर्फ जब बाकी सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं, सिक्योर्ड लोन अबव 1 लाख जो एनपीआई क्लासिफाई हो चुके हैं, उनके केस में मैं सरफासी एक्ट के प्रोविजन फॉलो करूंगा, जिसमें प्रॉपर लीगल नोटिस के बाद असेट का पजेशन और सेल कोर्ट इंटरवेंशन के बिना किया जा सकता है। सर पूरे रिकवरी प्रोसेस के दौरान मैं इंश्योर करूंगा ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बोरोवर के साथ रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, क्योंकि फाइनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि फेयर, इथिकल और एफिशिएंट लोन रिकवरी इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सरफासी एक्ट एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट डीआरटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सरफासी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सर इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक को एनपीए रिकवर करने की पावर देना बिना कोर्ट इंटरवेंशन के। सर जब कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है और अकाउंट एनपीए बन जाता है, तो बैंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर 16 डेज का डिमांड नोटिस इशू करता है। अगर बोरोवर 60 डे के अंदर पेमेंट नहीं करता तो बैंक सिक्योर्ड असेट का पोजेशन ले सकता है और उन्हें ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकता है। सर ये एक्ट सिर्फ सिक्योर्ड लोन पर अप्लाई होता है जो 1 लाख से अबव हो, और सर एग्रीकल्चर लैंड सरफासी के अंडर अटैच नहीं की जा सकती। अब सर डीआरटी का मतलब होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इससे 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था रिकवरी ऑफ डेट एक्ट के अंडर। करंटली इंडिया में 39 डीआरटीज हैं और 5 डीआरएटी यानी डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रहे हैं। बैंक 20 लाख से अबव डेट के रिकवरी केस डीआरटी में फाइल कर सकते हैं। सर मेन डिफरेंस है सरफासी एक्ट बैंक को डायरेक्ट रिकवरी पावर देता है, जिसमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस फास्टर होता है। जबकि डीआरटी एक जुडिशियल फॉरम है जहां केसेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने सुने जाते हैं और रिकवरी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू होती है। इसके अलावा सर अगर सरफासी के अंडर बैंक की एक्शन से ग्रीवरेंस हो तो वो
45 डेज के अंदर डीआरटी में अपील फाइल किया जा सकता है। इसलिए सर कहा जाता है सरफासी रिकवरी पावर देता है और डीआरटी एक सेफगार्ड मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एंड हाउ डू यू असेस इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को डेली ऑपरेशन स्मूथ रन करने के लिए रिक्वायर्ड फंड। सर इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। सर करंट असेट में आते हैं कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, और लाइबिलिटीज में आते हैं बिल्स पेबल और शॉर्ट टर्म लोन। सर अगर हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की बात करें तो बैंक डिफरेंट मेथड यूज़ करता है बोरोवर के साइज और नेचर के हिसाब से। एमएसएमई यूनिट के लिए जहां वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 5 करोड़ होती है वहां टर्नओवर मेथड अप्लाई किया जाता है, जो नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था। इस मेथड में सर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट माना जाता है। इसमें से बोरोवर को 5% मार्जिन मनी खुद कंट्रीब्यूट करना होता है और बैंक सिर्फ बाकी 25% फाइनेंस करता है। सर लार्जर बोरोवर के केस में बैंक कैश बजट मेथड यूज़ करता है। इन मेथड में बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल का एनालिसिस होता है, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड सेल और फाइनली कैश रियलाइजेशन तक का टाइम। सर असेसमेंट के टाइम हम चेक करते हैं करंट रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो पैटर्न, ताकि एक्चुअल फंडिंग रिक्वायरमेंट समझी जा सके। ओवरऑल सर बिजनेस की जेन्युइन वर्किंग कैपिटल नीड आइडेंटिफाई हो, साथ ही असेसमेंट हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सब फॉलो किया जाता है। सर इसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से बैंक ओवर फाइनेंसिंग और अंडर फाइनेंसिंग दोनों से अवॉइड करते हैं और बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली सपोर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर पोस्टेड एज अ ब्रांच मैनेजर एंड यू नोटिस दैट योर ब्रांच हैज consistently not met its target for the last 2 quarter. How will you improve branch performance if targets are not met? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अगर मेरी ब्रांच लास्ट 2 क्वार्टर से टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है तो मैं सिस्टमेटिक और डाटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करूंगा। सबसे पहला स्टेप होगा गैप एनालिसिस। मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कौन से एरियाज में लैग है, जैसे डिपॉजिट, एडवांस या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एज पर आरबीआई लेटेस्ट गाइडलाइन आरआरबीज के लिए पीएसएल टारगेट 75% है, जबकि कॉमर्शियल बैंक के लिए सिर्फ 40% है। मैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल लैंडिंग पोर्टफोलियो को क्लोजली रिव्यू करूंगा ताकि पीएसएल कंप्लायंस इंश्योर हो सके। सेकंड स्टेप होगा टीम मोटिवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। मैं डेली मॉर्निंग मीटिंग कंडक्ट करूंगा, क्लियर इंडिविजुअल और डेस्क वाइज टारगेट सेट करूंगा और रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज करूंगा ताकि स्टाफ कॉन्फिडेंट फील करे। करंट सिनेरियो में जब रेपो रेट 5.25% है और सीआरआर 3% है, लिक्विडिटी कंडीशन काफ़ी सपोर्टिव है। इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके मैं फार्मर, रूरल एंटरप्रेन्योर और एमएसएमई को एक्टिवली लैंडिंग प्रमोट करूंगा। सर थर्ड स्टेप होगा कस्टमर एक्विजिशन और आउटरीच। सर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा विलेज में, लोकल फार्मर्स, एसएचजी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाऊंगा और गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम किसान, केसीसी लोन और रूरल फोकस्ड प्रोडक्ट एक्टिवली प्रमोट करूंगा, क्योंकि आरआरबीज का कोर एरिया रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है। मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट और एमएसएमई लैंडिंग को ब्रांच ग्रोथ का मेन ड्राइवर बनाऊंगा। फोर्थ और फाइनल स्टेप है रिकवरी और मॉनिटरिंग। सर मैं एनपीए कंट्रोल पर भी फोकस करूंगा, वीकली माइक्रो टारगेट सेट करूंगा और डेली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करूंगा ताकि डिफ़ॉल्ट को टाइम पर कंट्रोल किया जा सके। सर इनकंसिस्टेंट एफर्ट, टीम कोऑर्डिनेशन और क्लियर स्ट्रेटजी के साथ ब्रांच डेफिनेटली अपने टारगेट अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एएमएल नॉर्म्स आर एंड गिव एग्जांपल ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एएमएल का फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सर एएमएल नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव होता है इलीगल मनी को बैंकिंग सिस्टम में एंटर होने से रोकना और फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन करना। सर इंडिया में एएमएल नॉर्म्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। लास्ट टाइम अगस्त 2025 में अपडेट किए गए थे। इस नॉर्म्स के अंडर स्ट्रिक्ट केवाईसी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग मैंडेटरी होता है। सर अगर हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल देखें तो कुछ कॉमन रेड फ्लैग होते हैं, जिसका एग्जांपल है स्ट्रक्चरिंग। जब कस्टमर मल्टीपल कैश डिपॉजिट करता है जो 10 लाख से थोड़ा कम होते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग अवॉइड करने के लिए, तो ये सस्पिशियस माना जाता है। सेकंड एग्जांपल है अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी। जैसे कोई सैलरीड पर्सन जिसकी मंथली इनकम 30,000 है अचानक 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता है बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है। थर्ड एग्जांपल है रिलक्टेंस टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट।
अगर कस्टमर पैन कार्ड देने से अवॉइड करता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये भी AML कंसर्न होता है। फोर्थ एग्जांपल है मिसमैच इन बिजनेस प्रोफाइल। जैसे एक स्मॉल शॉपकीपर डेली 20 लाख का कैश डिपॉजिट कर रहा है जो उसके डिक्लेयर बिजनेस प्रोफाइल से मैच नहीं करता। एज पर PMLA रूल्स अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है तो बैंक को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को 7 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना होता है। ये रिपोर्टिंग सिर्फ कंप्लाइंस के लिए नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम को मिसयूज से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन व्हाट असेट एंड लायबिलिटीज आर फॉर अ बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर बैंकिंग में असेट और लायबिलिटीज का मीनिंग जनरल बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट होता है। सर बैंक लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन होती हैं जो बैंक को दूसरों को पे करनी होती हैं। सर बैंक की सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है डिपॉजिट, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो वो पैसा बैंक की लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि बैंक को ये अमाउंट डिमांड पर या मैच्योरिटी पर वापस करना होता है। सर डिपॉजिट के अलावा बैंक की और भी लायबिलिटीज होती हैं जैसे बोरोइंग फ्रॉम RBI, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, कैपिटल और रिजर्व और बिल्स पेएबल। एंड सर बैंक असेट वो होते हैं जो बैंक के पास अवेलेबल रिसोर्स होते हैं या जो अमाउंट दूसरे लोग बैंक को देने वाले होते हैं। बैंक के मेन असेट में इंक्लूड होते हैं सर कैश इन हैंड, बैलेंस विद RBI और अदर बैंक, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो SLR रिक्वायरमेंट के लिए मेंटेन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट असेट होता है लोन्स और एडवांसेस जो बैंक कस्टमर को देते हैं। सर लोन्स और एडवांसेस बैंक के टोटल असेट का लार्जेस्ट पोर्शन होते हैं और यही बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम का मेन सोर्स होते हैं। इसके अलावा बैंक के पास फिक्स्ड असेट भी होते हैं जैसे बैंक बिल्डिंग, फर्नीचर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बैंक अपनी लायबिलिटीज मेनली पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ करके असेट क्रिएट करती है, यानी बोरोवर को लोन देते हैं और इसी प्रोसेस में बैंक इंटरेस्ट डिफरेंशियल से प्रॉफिट कमाता है, साथ ही लिक्विडिटी और स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन बैंकिंग एंड हाउ डिड यू हैंडल देम। ऑल्सो व्हाट इज योर व्यूज ऑन 5 डे बैंकिंग, शुड इट बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अपने 1 ईयर के टेन्योर एज अ ऑफिस असिस्टेंट में काफ़ी प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस किए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है हैवी कस्टमर रश, स्पेसिफिकली मंथ एंड पेंशन डे और बेनिफिट डिसबर्समेंट डेज पर। सर मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है काम रहकर, सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर को प्रायोरिटी देकर और टीम के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके ताकि सर्विस डिलीवरी स्मूथ रहे और कंप्लेंट्स ना हो। सर दूसरा मेजर चैलेंज था न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। जब बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम अपग्रेड हुआ तो इनिशियली लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप था। मैंने इस चैलेंज को ओवरकम किया, सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके, ऑफिस आवर्स के बाद प्रैक्टिस करके और सीनियर कलीग से गाइडेंस लेकर, जिससे मैं सिस्टम पर कॉन्फिडेंट हो पाया। सर फॉर 5 डे बैंकिंग करेंटली RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंक 2015 से सेकंड और फोर्थ सैटरडे को क्लोज रहती हैं। सर अभी तक 5 डे बैंकिंग पर RBI या गवर्नमेंट ने कोई फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है। सर मेरा पर्सनल व्यू है 5 डे बैंकिंग के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। एडवांटेज ये है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव करेगा, एम्प्लॉय स्ट्रेस रिड्यूस होगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ प्री रिक्विजिट ज़रूरी हैं जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना, वीकडे वर्किंग आवर को रेशनली एक्सटेंड करना और कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग के लिए एजुकेट करना। सर अगर ये कंडीशन पहले फुलफिल हो जाती हैं तो एम्प्लॉय वेलफेयर और कस्टमर कन्वीनियंस दोनों के बीच एक प्रॉपर बैलेंस अचीव किया जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ 5 डे बैंकिंग स्टेप बाय स्टेप और प्रिपेयर्डनेस के साथ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।